एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनके नेतृत्व में एनडीए बिहार के महामुकाबले में उतरी है। और आप जानते ही हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है और ये तो जगह जगह आ रहे हैं और सब लोगों से मिलकर के सबकी स्थिति को देखते हैं और बहुत काम हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर महागठबंधन बिहार में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद से चुनावी मैदान में है। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं और हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 बनाना। इसके लिए हमारे 14 करोड़ बिहारियों को एक बिहार होकर के सोचना पड़ेगा। हम टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करते हैं और हम कच्ची बात नहीं करते हैं। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ और करने का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा। एक तरफ नीतीश कुमार को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पीछे कांग्रेस और राहुल गांधी का हाथ है। इस विधानसभा की नजर पूरे बिहार पर है और पूरे बिहार की नजर इस विधानसभा पर है कि जनता के दरबार से चुनकर कौन यहाँ पर पहुँचता है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है और किसके सर सत्ता का ताज सजता है। हालांकि दो बड़े गठबंधन हैं, दो बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव, लेकिन इन बड़े बड़े चेहरों के बीच कुछ छोटे छोटे खिलाड़ी भी हैं जो चुनावी मैदान में बड़ी ताकत रखते हैं। और देखिए, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो किंग बनना चाहते हैं और कुछ को ऐसा लगता है कि किंग चाहे कोई भी बने, किंग मेकर तो वही होंगे। अब इन सब के बीच ये वो चेहरे हैं जो किसी को जितवाने का दम भर रहे हैं, किसी को हरवाने का दम भर रहे हैं और इन सब के बीच इन्हें लगता ये है कि राजनीति में इस बार बहुत कुछ इनके ऊपर निर्भर करेगा। अब बिहार के इस चुनाव में छोटे छोटे राजनीतिक दावेदारों को देखें तो नीतीश कुमार के खेमे में एक अहम खिलाड़ी चिराग पासवान है। दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का है, तो तीसरा नाम राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का है। दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ एक खिलाड़ी लेफ्ट फ्रंट है, जिसके प्रमुख नेता दीपांकर भट्टाचार्य हैं और दूसरा नाम वीआईपी के नेता मुकेश सहनी है। इन दोनों खेमों के बीच एक अहम खिलाड़ी लंबे समय से सुर्खियों में आए प्रशांत किशोर उर्फ पीके हैं, जो जन सुराज पार्टी के संस्थापक हैं। पीके के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिनकी पार्टी AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। बीएसपी भले उत्तर प्रदेश में ही सिमटती जा रही है, लेकिन बिहार में उसकी मौजूदगी भी निर्णायक हो सकती है। वहीं एक नाम निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी है, जो कांग्रेस के पक्षधर दिखते हैं और कांग्रेस से दूर भी हैं। और आखिरी नाम तेज प्रताप यादव का है, जिन्हें लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बाहर निकाला तो अपने दम पर चुनावी मैदान में है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? इन सभी छोटे छोटे खिलाड़ियों में सबसे बड़े सपने के साथ चुनावी मैदान में कोई खड़ा है तो वो हैं प्रशांत किशोर। वैसे पीके की जन सुराज पार्टी बिहार की इकलौती पार्टी है, जिसने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। ये दूसरी बात है कि उसमें से 3 प्रत्याशियों ने प्रशांत किशोर का खेल खराब कर दिया है और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में पर्चा वापस ले लिया। अब पीके चीख चीख कर आरोप लगा रहे हैं कि उनके उम्मीदवारों पर ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डाका है।
ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। दूसरों से हटकर एक नई राजनीति शुरू करने का दम भरने पीके कहां तो 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे थे, और कहां उनके 3 प्रत्याशियों ने पाला बदलकर उनको परेशान कर दिया। गोपालगंज से शशि शेखर सिन्हा ने नाम वापस ले लिया, ब्रह्मापुर से सत्य प्रकाश तिवारी ने भी नाम वापस ले लिया, और दानापुर से अखिलेश सिंह तो नामांकन से पहले ही गायब हो गए। प्रशांत किशोर दूसरों के लिए चुनाव प्लान करते रहे हैं, अब अपने लिए कर रहे हैं तो राजनीति की वास्तविक कड़वाहट से उनका सामना पड़ा है। कुछ बगावत के सुर भी सुनाई दिया, हालांकि बिल्कुल भाई, अब इतना बड़ा 1.5 करोड़ लोगों का दल है। आप लोग पहले कहते कि इनको तो प्रशांत किशोर को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, ये देखिए कैसे चढ़े, कब लड़िएगा, कब बिहार को सुधारेगा। 3 वर्ष से खून पसीना हम बिहार में बहा रहे हैं, और ये आके हमको सिखाएंगे कि बिहार का सुधार करने के लिए आप कहाँ हैं। अगर आपको प्रशांत किशोर नहीं दिख, अभी कल तक कहते खाली प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, अब कह रहे प्रशांत किशोर नहीं दिख रहे हैं। कोई दूसरा सामने आ जाए तो दिक्कत, मैं सामने आ जाऊं तो दिक्कत। तो यहीं पे एंड करते हैं, तो इसका मतलब प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ने का ऑप्शन खुला हुआ है। बिल्कुल खुला हुआ है, राघोपुर क्यों जा रहे हैं। पीके की शोहरत एक नेता से पहले चुनावी रणनीतिकार की रही है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह तक को चुनाव जीतने में मदद की। वहीं बिहार में 10 साल पहले जब लालू और नीतीश ने मिलकर चुनाव लड़ा तो उसके पीछे के रणनीतिकार भी पीके ही थे, लेकिन अब की बार वो रणनीतिकार भी हैं और उन्हें रण भी लड़ना और जीतना है। इसीलिए पीके की भूमिका दोहरी हो गई है। पीके के पास अभी तक ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई बंधा बंधाया मजबूत वोट बैंक दिखता है। फिर भी प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। उनकी राजनीति पर सबकी नजर है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस बात को लेकर सुर्खियों में हैं कि वो लगातार बिहार में वैकल्पिक राजनीति देने का दावा कर रहे हैं। जिस बिहार में जाति और धर्म की राजनीति सबसे अहम है, वहां वो लोगों के बुनियादी सवालों पर वोट मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लकीर की फकीर बनी घिसी पिटी राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से समान दूरी बनाने की बात करते हैं और उस पर कायम दिखते हैं। वो बिहार में इकलौते नेता हैं जिन्होंने करीब 2 साल तक लगातार पदयात्रा की, और प्रशांत किशोर को देखा जाए तो लालू यादव के बाद बिहार में सबसे बड़े मास कम्युनिकेटर हैं। प्रशांत किशोर से बिहार के मतदाता कितने जुड़े या उनकी पार्टी में लोगों का भरोसा कितना बढ़ा, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशांत के तर्क लोगों पर असर डालते जरूर दिखते हैं। बिहार के सुधार के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो रहा है। अब हम लोग निकले हैं और अभी से लेकर वोट तक 11 तारीख तक बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर जो पिछले 3 साल में बात बताई है उसको फिर से लोगों को याद दिलाएंगे कि उसके हिसाब से वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। पटना में क्रांति की अलख का प्रतीक ये गांधी मैदान है, इसका अपना एक इतिहास है। लेकिन इन सब के बीच पटना में, बिहार में वर्तमान में राजनीतिक क्रांति का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार की किस्मत बदलनी है, बिहार को बदलना है। लेकिन उनके राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि बिहार की बात छोड़िए, प्रशांत किशोर तो अपनी किस्मत चमकाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। अब इन सब के बीच ये बात तो जरूर है कि प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में बिहार में एक अहम फैक्टर बनकर उभरे हैं। लेकिन क्या ये गांधी मैदान एक और नई क्रांति साल 2025 में बिहार में देखने वाला है, ये वक्त बताएगा। हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे
कुछ लोग सोच के आया है कि नेताजी भेटाएंगे तो अपना गांव का नली गली का बतियाएंगे। पीके बेहद आक्रामक अंदाज में काम करते हैं। भैया हम राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं। वो डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि वोट देने वाले सोच लें कि अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। दरअसल लोगों के सामने प्रशांत किशोर खुद को भी एक नजीर की तरह पेश करते हैं कि कैसे वो अपने ज्ञान के बल पर देश दुनिया में कामयाब हुए। एक बेहद मेधावी छात्र रहे पीके ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में काम शुरू किया था, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा तो पीके को डिवीजन हेड बनाकर अफ्रीका के देश चाड में भेज दिया गया। वहां उन्होंने करीब 4 साल तक काम किया। इस तरह देखें तो संयुक्त राष्ट्र के 8 साल की नौकरी में पीके पहले भारत में बिहार और आंध्र प्रदेश में काम कर चुके हैं। फिर वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अमेरिका में नियुक्त हो गए। उसके बाद वो अफ्रीकी देश चाड में रहे। इन 8 वर्षों के बाद पीके हिंदुस्तान में आ गए, जहां से उन्होंने स्वास्थ्य का काम छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। मगर चुनावी मंच पर आने से पहले 13-14 सालों तक वो पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को चुनाव लड़वाते रहे, उनके लिए रणनीति तैयार करते रहे। बधाई हो उनको। अंतोगत्वा उन्होंने अपने गठबंधन की जो ठगबंधन है उसको बना लिया है। अब बिहार के लोगों को ठगने के लिए निकलेंगे, लेकिन इस बार बिहार के लोग ठगे जाने वाले नहीं हैं। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया है। इसलिए वो 101 लड़े, 21 लड़े, 29 लड़े, 35 लड़े, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इस बार यहाँ जनता अपनी खुद की व्यवस्था बनाएगी, जिसका नाम जन स्वराज है। 2011 का साल बेहद निर्णायक था। पीके ने संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर चुनाव रणनीतिकार के रूप में नए करियर का आगाज किया। उसी साल पीके गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े। दरअसल पीके ने ही भारतीय राजनीति में ब्रांडिंग के दौर की शुरुआत की। पीके ने 2013 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC बनाई। अगले साल यानी 2014 में पीके ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG का गठन किया। 2014 का साल भारतीय राजनीति में बेहद निर्णायक रहा। उस साल 25 साल से बहुमतहीन सरकारों का सिलसिला टूटा। विधि द्वारा स्थापित जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 282 सीटें जीत ली और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी को मिली शानदार जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर थे। आपको याद होगा उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चाय पर चर्चा करते थे। कहा जाता है वो आइडिया पीके का ही था। उस चुनाव ने नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे बड़ा नेता बनाया, तो पीके को सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार। पीके रातों रात इतने मशहूर हो गए कि बाद में कभी वो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। आज पीके को चुनावी रास्ते पर जाने में उससे काफी फायदा मिल रहा है। वैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन उनमें पीके एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। अब कसौटी पर उनका सियासी करियर है। तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई में छोटे खिलाड़ी क्या कमाल करने वाले हैं, उस पर आप ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं। लेकिन आरजेडी दफ्तर के बाहर मुझे तेजस्वी यादव बिहार का नायक रूप में पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, नायक के पद तक तो आप तब पहुंचेंगे जब वोट आपके पक्ष में, जनता का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। और इस फैसले में आरजेडी के वोट बैंक में जहां सेंधमारी लगती है, उसमें प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। ओवैसी साहब की धमक तो बिहार विधानसभा ने बीते चुनाव में देखी, जब उनके 5 विधायक चुनकर पहुंचे। लेकिन इन सबके बीच अल्पसंख्यकों की राजनीति में कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पैठ हैदराबाद से निकलकर देश के दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी है, ये बिहार ने भी देखा, महाराष्ट्र ने भी देखा। लेकिन अब देखना यहाँ से दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या रुख दिखाती है। बिहार विधानसभा के चुनावों में ओवैसी की तरफ हर दल की एक तिरछी नजर टिकी है।
तो उसका बड़ा कारण 2020 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी का प्रदर्शन है। मामूली सी आदमी को आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। अरे जैसा उन्होंने बनाया वैसा आपको बनाना है। हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं। 2020 में एनडीए और महागठबंधन के सामने एक और गठबंधन था, महालोकतांत्रिक सेक्युलर फ्रंट यानी GDSF। इनमें 6 पार्टियां शामिल थीं, जिनमें सबसे अहम थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM। इनमें उपेंद्र कुशवाहा की RLSP ने 104 सीटों पर चुनाव लड़कर वोट तो 1.8% पाया, लेकिन सीटें एक भी नहीं जीत पाई। वहीं बीएसपी ने 80 सीटों पर लड़कर वोट 1.5% हासिल किया, लेकिन सीट मिली सिर्फ एक। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर लड़कर 1.2% वोट हासिल किया और सीटें जीत गए 5। हालांकि उस जीत के बाद विपक्षी खेमों से ही ओवैसी पर आरोप लगने लगा कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए अब की बार चुनाव से काफी पहले ही ओवैसी ने महागठबंधन, खासकर आरजेडी का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। लेकिन उधर से जब महागठबंधन का दरवाजा खुला नहीं तो ओवैसी अकेले ही चुनावी मैदान में आ गए। जो अध्यक्ष है वो कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कोशिश करिए आप, क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए। तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर वो राजी हुए तो हम भी राजी। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा एनडीए हो, बीजेपी वहां सरकार बनाए। अब की बार ओवैसी फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हालांकि उनका कोई मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह विदेश में जाकर ओवैसी ने भारत के तेवर का प्रतिनिधित्व किया, इससे उनकी छवि एक राष्ट्रवादी नेता की बनी। विदेशी धरती पर ओवैसी ने कुछ चीजें साफ कर दी थी। नंबर 1, पूरा देश आतंकवाद पर एकजुट है। नंबर 2, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र और हमलावर देश है। नंबर 3, अरब देशों को पाकिस्तान का समर्थन हरगिज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, FATF का प्रमुख होने के नाते बहरीन को चाहिए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। और नंबर 5, अब पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो होने वाली कार्रवाई का उसे अंदाजा नहीं होगा। ओवैसी ने पाकिस्तान की इस चाल को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई कि भारत को हिंदू मुसलमान में वो बांट देगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी जाकिर था। I don't know where in the world the prison system is such that Mr. Zakir Rahman. पता नहीं दुनिया में ऐसा सिस्टम कहाँ है कि आतंकवादी जेल में है और उनकी पत्नी बच्चों को जन्म दे रही है। His wife gives birth to a child. ओवैसी की मौजूदगी इस चुनाव में इसलिए भी काफी अहम है कि बिहार में पिछले विधानसभा चुनावों में ओवैसी की एंट्री काफी धमाकेदार थी। खासकर सीमांचल इलाके में ओवैसी ने आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन को AIMIM ने नुकसान पहुंचाया। 2015 में महागठबंधन ने 24 में से 17 सीटें जीती थी। हालांकि 2015 में जेडीयू महागठबंधन के साथ थी। 2020 में महागठबंधन केवल 7 सीटें जीत पाया। 2020 में AIMIM ने 5 सीटें जीती थीं। 2015 में ये पांचों सीटें महागठबंधन ने जीती थी। हालांकि बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में मिला लिया था, लेकिन ओवैसी को लगता है कि अब की बार उनके विधायक टूटेंगे नहीं। जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं, और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है।
और इस पे सख्ती से अब की बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। ओवैसी का ये बयान तब आया जब तेजस्वी यादव की तरफ से उनको भाव नहीं मिला। अब सवाल है कि तेजस्वी ओवैसी को अहमियत क्यों नहीं देना चाहते। तेजस्वी को लगता है कि ओवैसी आएंगे तो पिछली बार की 5 सीट जीतने के दबाव में वो ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। फिर मुस्लिम वोट में अपना एकाधिकार टूटने का डर भी तेजस्वी को डरा रहा होगा। उस पर से मुस्लिम परस्त नेता से आगे ओवैसी की छवि एक राष्ट्रवादी नेता की भी बन चुकी है। अब की बार तेजस्वी की पूरी ताकत ये बताने में है कि मुसलमानों के मसीहा वही है और कोई नहीं, और उस कोई और नहीं में ओवैसी भी आते हैं। हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून को पूरे दाम में हम लोग। बिहार विधानसभा चुनाव में एक्स फैक्टर मुस्लिम वोट हो सकते हैं, जिनकी राज्य में आबादी 17% से ज्यादा है। और देखिए 1990 से लेकर जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, इस विधानसभा में 8% विधायक ही पहुंच पाए हैं, यानी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी नहीं। और इसी बात का जिक्र बार बार असदुद्दीन ओवैसी हर मंच से, हर पॉलिटिकल बयान में कर रहे हैं कि मुस्लिम आबादी को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो दल खुद को सेक्युलर कहते हैं, उन्होंने भी मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लायक समझा है। यानी देखिए, अब ओवैसी हो, तेजस्वी यादव हो, सत्ता की चाबी वर्सेस मुस्लिम वोट एक अहम फैक्टर होने वाला है। तेजस्वी यादव के मुस्लिम वोट पर खतरा ओवैसी से है तो दलितों और युवाओं में चिराग पासवान से। चिराग पासवान की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र मंत्रियों में होती है। बातचीत में विनम्र लहजा रखने वाले चिराग के निशाने पर भी तेजस्वी हैं, जो इन दिनों हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। चिराग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीत ली थी। इस बार उन्हें एनडीए में 29 सीटें मिली हैं। चिराग के पीछे वोटों के 2 समीकरण जुटते हैं। पहला, दलित वोट, और उसमें भी खासकर पासवान वोट, जिनकी आबादी राज्य की कुल आबादी के 5% से भी ज्यादा है, 5.31%। दूसरा समीकरण चिराग अपने युवा होने के कारण युवा वोटरों के दम पर बनाते हैं। हालांकि चिराग भी आरजेडी के पुराने MY की तर्ज पर अपने MY समीकरण की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनके MY में M से महिला और Y से यूथ है। हम भी MY समीकरण की बात करते हैं, पर हमारे M में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति है, तो Y में बिहार की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवा शक्ति है। इस MY समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। 2020 का चुनाव चिराग का पहला चुनावी इम्तिहान था। चुनाव नवंबर महीने में हुए थे, जबकि अक्टूबर में ही रामविलास पासवान का देहांत हो गया था। ऐसे में वो चुनाव चिराग के लिए पहली चुनौती थी। हालांकि चिराग पासवान को तब तक इस बात का श्रेय बार बार मिल चुका था कि उनके ही कारण 2014 में एलजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो पाया था। और खुद चिराग ये बात बार बार कहते रहे हैं कि वो तो पहले से ही चाहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ जाना एलजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। अधिक जिस भी अलायंस में रहे, इस बात को मुझे लगता है आप सब भी स्वीकारेंगे। आप सबने भी उनको एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में देखा है।
सबसे ऑनेस्ट अलाई के तौर पर वो हर गठबंधन में रहे हैं। अगर मैं इससे पहले के भी गठबंधन की बात करूं, जब हम लोग यूपीए के साथ थे, आखिर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही चाहते थे कि हम लोग यूपीए के साथ रहें और वहां पर हम लोगों का सीटों को लेकर समझौता हो जाए। पर अगर मैं 2014 के चुनाव की बात करूं, मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला था चुनाव का, फरवरी तक हम लोग की सीटों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। निरंतर हम लोगों की सोनिया जी से मुलाकात होती रही, राहुल जी से मिलने का हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। हैविंग सेड दैट, मैं जरूर इस बात को चाहता था, क्योंकि तब तक मुझे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई थी और तमाम हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे वो ये जरूर चाहते थे कि क्योंकि इस अलायंस में हम लोग को सम्मान नहीं मिल रहा है, हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंस के साथ जाना चाहिए। हालांकि 2013 के खत्म होते होते कांग्रेस के प्रति देश में नाराजगी साफ साफ दिखने लगी थी। रामविलास पासवान भी इसको महसूस कर रहे थे, फिर भी वो कांग्रेस के साथ ही जाना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी की बेरुखी से आहत और बदलाव की राजनीति की आहट को भांपकर चिराग ने अपने पिता को समझाया कि समय बीजेपी के साथ जाने का है। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी से पासवान का बिहार में 6 सीटों पर गठबंधन हुआ और पासवान ने सभी 6 की 6 सीटें जीत ली। इस शानदार जीत का नतीजा ये हुआ कि पासवान मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बन गए। उससे पहले पासवान वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। सरकार चाहे किसी की रही हो, लेकिन पासवान के हर सरकार में मंत्री बन जाने के इसी हुनर के कारण लालू यादव उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे। रामविलास जैसा आदमी, ऐसा मौसम वैज्ञानिक दुनिया में। हालांकि विधानसभा चुनावों से पहले एक वक्त तो चिराग विधानसभा चुनाव लड़ने और सभी पार्टियों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात करते थे। साथ ही नीतीश कुमार का खुल्लम खुल्ला विरोध भी कर रहे थे, कानून व्यवस्था के नाम पर ही सही। लेकिन अब एनडीए में गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं एक तरफा माहौल, अब तो हम लोग को लगता है कि जितनी हम लोग की उम्मीदें हैं, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, हकीकत में जितनी हम लोग को उम्मीद है शायद उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन एनडीए करेगा। जिस तरीके से एनडीए के 5 दलों ने साथ मिलकर तो यकीनन एक माहौल तैयार किया ही, समय रहते सीटों का बंटवारा, चयन, प्रत्याशी, नामांकन सब शुरू हो गया है। बल्कि अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। एनडीए में ही एक और दलित चेहरा जीतन राम मांझी है, तो एक ओबीसी चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है। जहां जीतन राम मांझी के मुसहर समुदाय की आबादी 3.1% है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा समुदाय की आबादी 4.2% है। एनडीए में इन दोनों नेताओं की पार्टियों को 6 सीटें मिली है। हालांकि कुशवाहा शुरू में थोड़े नाराज हुए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर उनसे मुलाकात की और समझा बुझाकर भेज दिया। देखिए कितना आरजेडी डरा हुआ है, इसी बात से पता चल रहा है। उसको लग रहा था कि हमारे उम्मीदवार के बारे में पहले जानकारी होगी तो उसका नुकसान उनको हो सकता है, इसलिए अंतिम क्षण में एक तो यह है, और दूसरा वहाँ उनके यहाँ कितना में कौन टिकट कौन लेने वाला है, इसके लिए भी बाजार खोलकर बैठा जाता है। तो बाजार खोलकर बैठे हुए तो अंतिम क्षण तक डाक होता है, जो ज्यादा दे दे, तो इसके कारण यह स्थिति है। लेकिन बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है, ऐसे लोगों को बिहार की जनता निश्चित रूप से सजा देगी ही। पटना में बीते 35 सालों में गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन राजनीति की धारा तो उससे ज्यादा बह चुकी है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर लव कुश की राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा कई बार उनसे हाथ मिला चुके हैं, कई बार बिछड़ चुके हैं। बीता चुनाव उन्होंने मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लड़ा, हालांकि कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए। और लोकसभा चुनाव में देखिए बीजेपी ने उन्हें हार के बावजूद राज्यसभा भेज दिया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा खराब परफॉर्मेंस के बावजूद ये मैसेजिंग करने में तो कामयाब रहे ही हैं कि 4% वोट उनकी मुट्ठी में है। दरअसल मांझी हो या कुशवाहा, टिकट बंटवारे में दोनों के परिवार प्रेम को बीजेपी ने अच्छे से समझ लिया था, इसीलिए सीटों के लिए उनकी सौदेबाजी खास नहीं चली। कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, तो मांझी ने बाराचट्टी से अपनी समधन
ज्योति मांझी और इमामगंज सीट से अपनी बहू दीपा मांझी को उतार दिया। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमको 6 सीट आवंटित किया है। सब लोग विभिन्न तिथियों में नॉमिनेशन करेंगे। हम लोग नॉमिनेशन के समय में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले अपना प्रभाव दिखा दिया, जब उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं। मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। महागठबंधन में असली लड़ाई इस बात की चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। आखिरकार कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की कोशिशों से तय हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और लगे हाथ ये भी तय हुआ कि वीआईपी के मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल मुकेश सहनी बिल्कुल शुरुआत से इस बात के लिए अड़े हुए थे कि भले उन्हें लड़ने के लिए कम सीटें मिले, लेकिन उप मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी चाहिए तो चाहिए। का बेटा कहता है मुकेश भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं बोलूं कि मैं अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं तो मैं गलत बोलूंगा? जी बिल्कुल ही नहीं गलत बोलेंगे, और आपका शुभकामना अगर हमें मिला तो जरूर निश्चित तौर पे एक मल्लाह का बेटा बिहार प्रदेश में पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिहार में मल्लाह वोट करीब 2.5% है। उसको बचाने और गठबंधन को लेकर जनता में अच्छा संदेश देने के लिए महागठबंधन के दूसरे दल मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हो गए। वैसे बिहार में बीएसपी का आधार नहीं माना जाता, लेकिन बिहार से सटे इलाकों में मायावती का प्रभाव आज भी दिखता है। पिछली बार भी बीएसपी ने यूपी से सटे चैनपुर सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन तब उनका गठबंधन ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ था। अब की बार रास्ते बटे हुए हैं। वैसे इस बीच एनडीए, खासकर बीजेपी, इस बात को लेकर राहत की सांस ले सकती है कि कुछ दिनों पहले ही मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की थी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। इन सब के बीच पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीतकर अपनी लोकप्रियता का डंका बजा चुके पप्पू यादव इस चुनाव में भी सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया, उस वक्त पीछे पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी की ही तस्वीर लगी हुई थी। पप्पू यादव को इस बात पर एतराज है कि राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं। भैया, राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए, और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत है। पप्पू यादव एक वक्त लालू यादव के बेहद करीबी बाहुबली नेता माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लालू से उनकी दूरी और कड़वाहट बढ़ती गई। आज आलम यह है कि दोनों नेता एक दूसरे से दूर खड़े हैं, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस और राहुल गांधी के जरिए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस से ही राज्यसभा सांसद हैं।
तो जब सारा मामला अपने दबदबे का है तो राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए तेज प्रताप यादव भी अधम के हैं। तेज प्रताप लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं, लेकिन इस साल गर्मियों में ही अनुष्का यादव के साथ प्रेम प्रसंगों वाली उनकी तस्वीर आई तो लालू यादव ने उनको परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया। तो तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली, नाम रखा जनशक्ति जनता दल। हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से इसको हम लोग फेस करेंगे, इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चुनाव जो है, तेज प्रताप यादव पहले तो यही कहते आ रहे थे कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं और इसीलिए खुद को तेजस्वी का कृष्ण कहते थे और तेजस्वी को अपना अर्जुन। लेकिन अपनी पार्टी बनाई तो तेजस्वी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया। कमाल की बात देखिए कि जिस मुकेश रोशन को तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ लड़ाया है, पिछले साल उनकी सीट महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान तेज प्रताप ने कर दिया था। तब मुकेश फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वक्त ने दोनों को साथ खड़ा कर दिया। बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ और हम किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को धरातल लेवल से जुड़ करके और जनता के सुख दुख में साथ हो करके एक अपना दायित्व को जिस तरीके से निभाना चाहिए, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और खुद तेज प्रताप ने महुआ सीट पर जब पर्चा भरा तो अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर लेकर गए। वैसे तेज प्रताप मानते हैं कि परिवार में फूट के पीछे तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव हैं। दुश्मन हर एक जगह है, आप आकलन नहीं कर सकते हैं। आपके पीछे भी दुश्मन हो सकता है, आगे भी दुश्मन हो सकता है। ये तजुर्बा लगाना कि दुश्मन घर का है कि बाहर का है, आप पता नहीं कर सकते हैं कि कहाँ है दुश्मन। पग पग पे आपको कांटा है, तो उन कांटों को किस तरीके से तिरुगति से काटना है, वो आप भगवान को स्मरण कीजिए, कृष्ण भगवान को वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से आप आरजेडी में आए हैं तो ऐसा आप पे आरोप लगता है कि आप दो भाइयों के बीच में आ रहे हैं, और कई बार ये बात तेज प्रताप ने कही है, अक्सर ये बात बोली, क्या ये बात सच है? नहीं, इस बात पे कोई सत्यता नहीं है। तेज प्रताप है कहाँ आजकल? मॉरिशस, मालदीव्स? मैं आज सुबह ही दिल्ली से आया हूँ। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इन आरोपों प्रत्यारोपों से ज्यादा तीखे आरोप प्रत्यारोप तमाम राजनीतिक दलों के बीच तेज होते जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच छोटी छोटी पार्टियों वाले इन 10 खिलाड़ियों के दम का भी इम्तिहान होगा। तो देखिए, बिहार में ये चुनाव ऐसा हो रहा है जो लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव होने वाला है। रामविलास पासवान अब है नहीं, और इन सब के बीच नई पीढ़ी के कंधों पर राजनीति क्या करवट लेगी। दोनों गठबंधनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैसला तो है बिहार की पॉलिटिकली सुपर अवेयर जनता के हाथों में। तो हम कुछ दिन और बिहार में हैं, कवरेज पर आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको छठ महापर्व से लेकर हर चुनावी गतिविधि की पूरी अपडेट मिलेगी सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। फिलहाल विशेष के साथ मीनाक्षी कंडवाल, बिहार विधानसभा पटना से एनडीटीवी के लिए।